हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेडियो ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने एनोडीकरण को अच्छी तरह से देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। कह रहा है कि धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लंबा वीडियो है, थोड़ा शेयर कीजिएगा। व्यूज़ आता है तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और दूसरा कि डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो देखिए क्या कह रहा है कि जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। हमेशा याद रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन बनेगा कि धातु जब जल से अभिक्रिया करेगा, धातु जब जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, धातु का ऑक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। धातु का ऑक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। ऑक्साइड इसलिए बनेगा क्योंकि जल में क्या रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है। और हाइड्रोजन गैस इसलिए रिलीज होगा तो आपको फॉर्मूला पता होगा H2O, उसमें ऑक्सीजन और जल दोनों रहता है। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपना ऑक्साइड बना लेता है धातु, और जो हाइड्रोजन बचता है ना तो वो रिलीज हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में ये बन सकता है कि धातुएं जब जल से अभिक्रिया करती हैं तो कौन सा गैस रिलीज होता है। आजकल डीप में पूछ रहा है तो ये पूछ सकता है कि धातुएं जब जल से अभिक्रिया करेंगी तो कौन सा गैस रिलीज होगा, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, याद रखिएगा। या फिर अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि धातु जल प्लस जल एरो सेम डिक्टो उठा के दे देगा तो धातु ऑक्साइड दे देगा तो हाइड्रोजन पूछ लेगा, या हाइड्रोजन दे देगा तो धातु ऑक्साइड पूछ लेगा। तो ये याद रखिएगा। जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल में के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। कह रहा है कि देखिए, जल धातु से जल मतलब धातु जल से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना रहा है। लेकिन अगर कुछ धातु ऑक्साइड ऐसा होता है जो जल में और घुलने लगता है, ठीक है, ऑक्साइड बनने के बाद भी घुलने लगता है, तो वो फिर क्या बना लेगा, हाइड्रो ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन सभी धातु के ऑक्साइड जो है वो जल में नहीं घुलेंगे। धातु ऑक्साइड प्लस जल, धातु हाइड्रोक्साइड। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, तो याद रखिएगा धातु ऑक्साइड प्लस जल। और ये कैसे होता है, पहले तो धातु जल से विक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, लेकिन धातु ऑक्साइड कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे हैं जो जल में विलय होते हैं, ठीक है, और जो जल में विलय हो जाएंगे वो फिर से क्या बनाएंगे, धातु के हाइड्रो ऑक्साइड बना लेंगे। उसको ध्यान से देखिए और लिख के याद कर लीजिए अच्छे से। पोटासियम एवं सोडियम जैसे धातु ठंडे जल के साथ तेजी से विक्रिया करती हैं। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो ठंडे जल के साथ तेजी से विक्रिया करती हैं। आपको पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो ठंडी जल के साथ तेजी से विक्रिया करती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए पोटासियम और सोडियम ऐसी धातुएं हैं जो ठंडी जल के साथ तेजी से विक्रिया करती है। दूसरा, सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज एवं उष्मा क्षेपी होती हैं। इसमें उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्कालिक प्रज्वलित हो जाता है। सोडियम और पोटेशियम जब जल से अभिक्रिया करता है, काफी तेजी से अभिक्रिया करता है, बहुत फास्टली अभिक्रिया करता है। तो ये कैसा अभिक्रिया होता है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सोडियम और पोटेशियम जब जल से अभिक्रिया करती हैं तो यह अभिक्रिया किस तरह की अभिक्रिया है, तो आप वहां पे आंसर दीजिएगा कि ये किस तरह की अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। याद रखिएगा, उष्मा क्षेपी मतलब क्या हुआ कि उष्मा हीट ये रिलीज करेगा, एक्सोथर्मिक है, हीट बाहर छोड़ेगा। ये इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाता है। इतना फास्ट रिएक्शन करता है ना कि हाइड्रोजन क्या होता है, जलने लगता है, प्रज्वलित होने लगता है। जैसे यहाँ देखिए K प्लस H2O बराबर 2KOH प्लस H2, ये और उत्सर्जित होना, ये H2 गैस निकला। यही गैस क्या होता है, प्रज्वलित होने लगता है। प्रज्वलित होने मतलब जलने लगता है। Na प्लस H2O, NaOH प्लस H2O, ठीक है, प्लस उसमें ऊर्जा। तो सोडियम क्या करता है, जल से तेजी से विक्रिया करता है। इससे आप क्या समझे कि ये एक बार में तो पहले ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन ये जो सोडियम ऑक्साइड है ये क्या होगा, जल में घुलनशील होगा, तो इसलिए क्या बना लिया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी रहती है या उत्सर्जित उष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। देखिए पोटेशियम और सोडियम जब जल से अभिक्रिया करेगा ना तो उस केस में सोडियम जलने लगता है, क्योंकि काफी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और काफी फास्टली होता है। लेकिन वही जल जब कैल्शियम से अभिक्रिया करेगा तो ये इतना ज्यादा फास्ट नहीं होता, ये थोड़ा धीमा होता है। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन प्रज्वलित नहीं होता है। तो आपको कहेगा कि हाइड्रोजन प्रज्वलित किस में होता है, किसके साथ अभिक्रिया करने से होता है, तो सोडियम और पोटेशियम के साथ अभिक्रिया करने से हाइड्रोजन प्रज्वलित होता है। क्यों प्रज्वलित होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत फास्टली निकलता है, बहुत फास्ट निकलता है, इसीलिए वो प्रज्वलित हो जाता है। लेकिन कैल्शियम के साथ ऐसी कोई भी बात नहीं होती है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस बुलबुले कैल्शियम धातु के सतह पर चिपक जाते हैं, तो कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। इस केस में क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं ना, कैल्शियम धातु पर चिपक जाता है, कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अथवा कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है उस जलीय विलयन में।
आगे देखिए, मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। मैग्नीशियम क्या करता है? शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। देखिए मेरा ये नोट्स लिखने का तरीका आप देखिए, आप भी इसी को फॉलो कीजिए कि बुक के साइड में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके, हम तो बड़ा लिखे हैं, आप छोटा छोटा करके लिख लीजिए। वापस से जब आप इसको बुक को रिविजन करने आइएगा तो बहुत हेल्प मिलेगा। तो मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से कौन शीतल जल के साथ अभिक्रिया करता है? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो आपका आंसर होगा मोर देन वन ऑफ अबव। ठंडा जल से कौन करेगा? शीतल जल से पोटेशियम और सोडियम। और कौन बहुत तेजी में करेगा? तो सोडियम और पोटेशियम। कौन तेजी में? जल के साथ ये भी अभिक्रिया करता है, कैल्शियम, लेकिन ये तेजी में नहीं करता है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं जलेगा। उसके बाद मैग्नीशियम तो शीतल जल से करता ही नहीं है, ठंडा जल से बिल्कुल भी नहीं करेगा, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम। लेकिन ये क्या करता है? गर्म जल से अभिक्रिया, मैग्नीशियम गर्म जल से अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा वो हर हाल में हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, धातु है तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, या फिर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा? मैग्नीशियम। इसमें से कौन सा ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा? तो मैग्नीशियम। चूंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं तो ये भी तैरना पर इसमें भी क्या हो जाता है? मैग्नीशियम धातु से भी क्या होता है? हाइड्रोजन के बुलबुले चिपक जाते हैं, अभिक्रिया करने के दौरान वो चिपक जाते हैं, इसलिए क्या होता है? तैरना प्रारंभ कर देते हैं। एल्युमिनियम, आयरन, जिंक जैसे धातुएं ना तो शीतल जल से और ना ही गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं। कौन सी ऐसी धातु हैं जो ना ही शीतल जल से करेगा ना ही गर्म जल से? वो है एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, पूछ देगा कि ऐसी कौन सी धातु है या उन धातु का नाम बताइए जो गर्म और शीतल दोनों जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो आपका आंसर होगा एल्युमिनियम होगा, आयरन होगा और जिंक होगा। लेकिन ये अभिक्रिया करेगा किससे? लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु के ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। लेकिन ये किसके साथ अभिक्रिया करता है? भाप के साथ। भाप के साथ अभिक्रिया करता है और ये क्या प्रदान करता है? धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ये देखिए, ये होगा ऑप्शन। आगे देखिए, कह रहा है कि लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बुलबुल अभिक्रिया बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। क्या कह रहा है? लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं? वो कौन है? लेड है, कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है। आप जो आभूषण पहनते हैं ना, लगभग वो जो आभूषण वाला चीज़ है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, इसीलिए आप बहुत दिनों तक उसको पहन सकते हैं। अगर वो जल के साथ अभिक्रिया करता तो आप ज़्यादा देर तक नहीं पहन पाते और बहुत जल्दी वो क्या हो जाता है? काला पड़ जाता है या दूसरा कोई कलर ले लेता। लेकिन ये शुक्र है कि जल, सिल्वर और गोल्ड। याद रखिए कि ऐसी कौन सी धातु हैं जो जल से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं? तो लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। जितना भी आगे हम ये तत्वों के बारे में पढ़ा है, आप सबका लिस्ट ऐसे लिख दीजिए कि लेड जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, एल्यूमिनियम स्टीम जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। इस तरह से लिख के जैसे हम लिखे हैं, एक आध दो बार दिमाग में घुमाइएगा, आपको भी याद हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं? धातु पहले किससे किया? धातु जल से किया, ठीक है। तो क्या दिया? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन दिया, या फिर धातु ऑक्साइड फिर से जल से अभिक्रिया करके क्या दे देगा हमको? धातु हाइड्रोक्साइड। लेकिन ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड में याद रखिएगा कि हाइड्रोक्साइड में OH जुड़ जाएगा और ऑक्साइड में सिर्फ ऑक्सीजन की ही बात होगी। लेकिन अब कह रहा है कि धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, उसके बारे में बताइए। धातु जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। याद रखिएगा कि धातु जब तनु मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा वो क्या रहेगा? पतला रहेगा। तनु मतलब क्या होता है? पतला होता है कि नहीं? डाइल्यूट जिसको बोलते हैं। तो धातु को जब आप डाइल्यूट अम्ल से अभिक्रिया करवाइएगा तो क्या दे देगा? लवण और जल आपको, लवण और हाइड्रोजन गैस आपको दे देगा। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि धातुएं कौन से अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती हैं? तो वो कौन सा हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल HNO3। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो उत्पन्न H2 को
ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा अम्ल है जिसके साथ धातु अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है, वो कौन सा अम्ल है, तो वो HNO3 है। ठीक है, पहला बात। दूसरा, ये हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं रिलीज करता है, क्योंकि HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो हाइड्रोजन को जैसे देखता है उसको पकड़ के उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, उसके साथ अभिक्रिया करके वो क्या कर देता है, उसको जल में परिवर्तित कर देता है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए हाइड्रोजन को पकड़ के तुरंत क्या करता है, उसको जल में परिवर्तित कर देता है। तो ये याद रखिएगा। एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और स्वयं क्या हो जाता है, या तो N2O बन जाएगा, या तो NO बन जाएगा, या NO2। ये क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में खुद को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देता है, और H जो है उसको किस में बदल देता है, वाटर में बदल देता है। इसीलिए हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता, ये याद रखिएगा। लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीज धातु अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछेगा कि जनरली धातु तो HNO की तरह 3 के साथ हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता है, लेकिन आप बहुत डाइल्यूट HNO3 लेंगे और उसके धातु अगर आप मैग्नीशियम और मैग्नीज ले लिए तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर देगा। याद रखिए, अगर क्वेश्चन में ये रहा कि मैग्नीशियम धातु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगा या नहीं, तो देगा। मैग्नीज देगा या नहीं, देगा। लेकिन और मेटल सब क्या होगा, नहीं देगा। अब देखिए क्रियाकलाप कह रहा है कि क्रियाकलाप 3.11 में आपने देखा कि बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ अधिक थी। इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक उष्माक्षेपी थी। अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम क्रियाशीलता मतलब कौन कितना ये तेजी से अभिक्रिया करता है उसका क्रम, ये एक्सपेरिमेंट के बाद हो रहा था, उसका क्रम क्या है, मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जंग, उसके बाद Fe फेरस। कॉपर की स्थिति में ना तो बुलबुले बनते हैं और ना ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। जैसा कि कॉपर डालते हैं तो कोई भी बुलबुला नहीं बनता है और ना ही कोई ताप में परिवर्तन होता है। इससे पता चलता है कि कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ये सब किसके बारे में हो रहा है कि तनु HCl में जब ये सब सारा मेटल डाला गया तो देखा गया कि ये ध्यान से देखिए अभिक्रियाशीलता कैसे निकाला कि जब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और Fe को HCl तनु HCl में डाला गया तो सबसे जल्दी ये रिएक्ट किया, बुलबुला निकला, उसके बाद ये रिएक्ट किया, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो इस तरह से हम लोग उसका क्रम निकाल दिए कि हाँ भाई सबसे पावरफुल ये था, सबसे रिएक्टिव ये था, उसके बाद ये था, उसके बाद ये था, उसके बाद ये था। लेकिन जब कॉपर को डाला गया तो किसी तरह का कोई बुलबुला नहीं निकला, कोई हरकत नहीं हुआ। तो इससे क्या पता चला कि कॉपर क्या है, बहुत कम रिएक्टिव है, या वो है ही नहीं उतना ज़्यादा ये लोग कितना, इसलिए उसको हटा दिया जाएगा। देखिए आगे कह रहा है कि एक्वा रेजिया, ध्यान से देखिए कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि एक्वा रेजिया में किस किस एसिड का होना जरूरी होता है। तो एक्वा रेजिया पहले कहते हैं किसको है, एक्वा रेजिया को रॉयल जल का लैटिन शब्द है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रॉयल जल किसका रॉयल जल का, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रॉयल जल का लैटिन शब्द क्या है, तो एक्वा रेजिया है। एक्वा रेजिया किसका लैटिन शब्द है, तो रॉयल जल का। आजकल क्वेश्चन घुमा रहा है इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। आगे ध्यान से देखिए कि 3:1 कितना का अनुपात, 3:1 अनुपात कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिए कि 3:1 के अनुपात में सांद्र कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल ये HNO3 HCl प्लस HNO3, ठीक है, ये याद रखिएगा 3:1 के रेशियो में होगा। ये 3 होगा तो 1 होगा HNO3, लेकिन दोनों कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। आपको समीकरण दे देगा, एक कॉन्सेंट्रेटेड एक डाइल्यूट, एक डाइल्यूट एक कॉन्सेंट्रेटेड, तो दोनों कॉन्सेंट्रेटेड होगा। यहाँ देखिए सांद्र नाइट्रिक अम्ल, और अनुपात क्या होगा 3:1, HCl का ज़्यादा होगा, HNO3 का कम होगा। याद रखिएगा 3:1 मतलब 3 हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 क्या हुआ, नाइट्रिक अम्ल। ताजा मिश्रण होता है, कैसा मिश्रण होता है, ताजा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है। क्वेश्चन पूछता है कि गोल्ड को गलाने में हम किसका उपयोग करते हैं, तो एक्वा रेजिया का उपयोग करते हैं, या फिर वहां दे देगा कि रॉयल जल। ऑप्शन में एक्वा रेजिया वो नहीं देगा, टप बनाना चाहेगा, रॉयल जल दे देगा, तो आप रॉयल जल भी टिक लगा दीजिए। उसमें दूसरा क्वेश्चन बताया एक्वा रेजिया में एसिडों का अम्लों का अनुपात क्या होता है, तो 3:1 होता है। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि एक्वा रेजिया में किन किन अम्लों का अनुपात कैसा होता है, तो आप देंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 3 और HNO3 1 होना चाहिए। देखिए आगे कह रहा है कि
यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल को अकेले यह क्षमता नहीं होती। दोनों जब मिलता है, कौन सा HNO3 और HCl जब आपस में मिलता है तो ये क्या करता है, गोल्ड को गला सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोनों अगर अकेले है तो अकेले में दोनों में किसी के पास ये गुण नहीं है कि वो क्या करेगा, गला देगा गोल्ड को। एक्वारेज या भवकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक भी है। ये भवकता द्रव होने के कारण क्या है, प्रबल संक्षारक भी है। यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। आपको पूछ देगा कि गोल्ड और प्लेटिनम या को गलाने में कौन समर्थ है, तो एक्वारेजिया, या क्वेश्चन में ऐसा बन जाएगा कि एक्वारेजिया, क्वेश्चन रहेगा एक्वारेजिया इनमें से किसे गला सकता है। ऑप्शन गोल्ड और प्लेटिनम दोनों रहेगा। तो आप याद रखिएगा बीपीएससी में क्या होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव होगा, सिर्फ गोल्ड मार के आप नहीं निकल जाइएगा। अन्य धातुएं लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती है। अन्य धातु के लवणों के साथ जो है, अन्य धातु का लवण के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है कि अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। जो अधिक रिएक्टिव है ना, वो अपने से कम रिएक्टिव को क्या करता है, उसके विलयन से उसको हटा देता है और उसका स्थान क्या कर लेता है, खुद ले लेता है। पिछले खंड में हमने देखा कि सभी धातु की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है। अभी हम थोड़ी देर आपको बताए थे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम वाला, तो इसमें कह रहा है कि सभी धातु का अभिक्रियाशीलता क्या है, समान नहीं है, मतलब सब एक जैसा रिएक्ट नहीं करता है। हमने ऑक्सीजन, जल एवं अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच की। कह रहा है कि हमने ऑक्सीजन के साथ विभिन्न धातु और अम्लों के साथ अभिक्रियाशीलता की जांच की, लेकिन सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। लेकिन क्या होता है, सभी धातु इन अभिकर्मकों के साथ क्या होता है, अभिक्रिया नहीं करता है। इसलिए हम सभी धातुओं के नमूने को अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं रख सकते। सब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता तो आप कैसे एक ही इसमें सबको रख देंगे। कहने का मतलब है कि सबका पैमाना एक होगा तभी ना आप नाप सकेगा। अब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए उस हिसाब से उसको अरेंज नहीं कर सकते। आपने अध्याय 1 में जो विस्थापन अभिक्रिया का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत कर अध्याय विस्थापन अभिक्रिया का जो अध्ययन किया है वह धातुओं की अभिक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है। विस्थापन अभिक्रिया हम लोग क्या देखे थे, एक धातु दूसरे धातु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, उसी को विस्थापन अभिक्रिया कह रहा है। तो ये कह रहा है कि वही जो है अभिक्रिया का अध्ययन, वह धातुओं की अभिक्रियाशीलता, वह धातुओं की एक्टिविटी का सबसे बेस्ट मेथड है बताने का। इससे इसे समझना बहुत ही आसान एवं सरल है। कैसे समझना बहुत ही आसान एवं सरल है, देखिए धातु ए तथा धातु बी को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। धातु ए क्या करती है, धातु बी को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, तो यह बी से अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। आप कल्पना कीजिए कि ए बी आपस में रिएक्ट करता है, अगर ये इसके विलयन से इसको विस्थापित कर देता है, ए बी को विस्थापित कर दिया, तो इसका मतलब क्या, ए ज़्यादा पावरफुल है। आपको आपके स्थान से उठा के कोई दूसरा आदमी बैठ गया तो इसका सीधा मतलब है कि वो आपसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए आपको उठा दिया। नहीं तो आपसे कम होता तो आप उठते ही नहीं, आप भी मारपीट करने लगते। तो ठीक इसी तरह धातु के साथ भी है कि ए बी से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए ए क्या करता है, बी को उसकी जगह से हटा कर उसका जगह खुद ले लेता है। तो इसका मतलब हुआ कि ए बी से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। आप ऐसे ध्यान में रखिएगा कि जब किसी विलयन में उसके धातु, जब किसी विलयन में उसको हटा के दूसरा कोई धातु तत्व उसका स्थान ले लेगा, तो इसका मतलब जो स्थान लेगा वो क्या है, पहले वाले से ज़्यादा ताकतवर है। आगे देखिए क्या कह रहा है, ए प्लस बी का लवण विलयन, ए प्लस बी का लवण विलयन हमको क्या देगा, ए का लवण विलयन प्लस धातु देगा। आप देखिए कि बी को यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया। कौन हटा दिया, तो ए हटा दिया, तो ये क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। और इसमें से ज़्यादा ताकतवर कौन हुआ, ए ज़्यादा ताकतवर हुआ। अब जो ये है ना, इसको आपको घोट के खा जाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और खतरनाक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप ध्यान से इसको देखिए। सक्रियता श्रेणी इसको बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ देगा तो इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जो सबसे ऊपर है, याद रखिएगा जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद जैसे जैसे नीचे हम आते जाएंगे उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, घटते जाएगा, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके ये बात अभिक्रियाशीलता जिसको बोलते हैं, अभिक्रियाशीलता रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा ये होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ये है। तो ये, और इससे दूसरा क्वेश्चन क्या बताएं, याद रखिएगा जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव है ना वो उतना ज़्यादा फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो जितना ज़्यादा बिजी रहता है लाइफ में उसके पास उतना कम समय रहता है। वो अकेले आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, हमेशा काम करते हुए मिलेगा। और जिसके पास कोई काम नहीं है, निठल्ला है, वो क्या रहेगा, अकेला बैठा रहेगा। जैसे गोल्ड, फ्री स्टेट में गोल्ड मेटल मिलता है, और कौन फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, तो पोटासियम। कई बार पूछता है कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो पोटासियम सबसे रिएक्टिव है।
कौन सा धातु सबसे कम रिएक्टिव है? तो गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है। आगे क्वेश्चन बनेगा कि इसमें कौन सा फ्री स्टेट में पाया जाता है? तो गोल्ड, सिल्वर, ये सब ऑप्शन रहेगा। तो ये कौन सा फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है? तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब जो ऊपर वाला मेटल है ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसलिए इसको फ्री स्टेट में हम नहीं पा सकते। फ्री स्टेट में किसको पा सकते हैं? तो सिल्वर को, गोल्ड को, मरकरी को, कॉपर को, ये सब जो कुछ कुछ एलिमेंट है उसको फ्री स्टेट में पा सकते हैं। जो नीचे है, जो ऊपर है, उसको नहीं पा सकते। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। देखिए सक्रियता श्रेणी क्या कहता है? सक्रियता श्रेणी वह सूची है, कभी कभी सक्रियता श्रेणी के बारे में भी आ जाता है, रिएक्टिविटी सीरीज जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आपको पूछेगा कि सक्रियता श्रेणी या फिर रिएक्टिविटी सीरीज में धातुओं को किस क्रम में सजाया जाता है? तो उसे अवरोही क्रम में सजाया जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा वाला पहले, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पहले, उसके बाद ऐसे घटती हुई अभिक्रियाशीलता। तो इसको कैसे अवरोही क्रम में सजाया जाता है? अब याद रखिएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में धातुओं को अवरोही क्रम में सजाया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सक्रियता। टॉपिक है कि धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, कैसे करती है। ऊपर के क्रियाकलापों में, ऊपर जो क्रियाकलाप है वो उसके बारे में बोला है कि आपने कई अभिकर्मकों के साथ धातु की अभिक्रियाएं देखी। धातु इस प्रकार की अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करता है? धातु इस तरह का अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करता है? नवीं कक्षा में अध्ययन किए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्मरण कीजिए। नवीं कक्षा में जब हम पढ़ाएंगे ना, तो उसमें आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है किसी भी तत्व का। ठीक है, फिलहाल अभी जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नाम का भी कॉन्सेप्ट होता है। स्मरण कीजिए, हमने जाना कि संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम हो जाती है। बाहरी कक्षा जो है उसमें जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? संतुष्ट हो जाता है, और वो क्या करता है? अभिक्रिया नहीं करना चाहता है। इसलिए हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। इसलिए हम क्या समझ सकते हैं? अभिक्रियाशीलता को संयोजकता पूर्ण कोष के रूप में प्रवृत्ति में समझ सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो जितना ज़्यादा कंप्लीट के करीब रहेगा ना, जैसे किसी का 7 है, किसी का 12वीं कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन खोने से उसका 8 हो जाता है, तो क्या होगा? इजीली खो देगा, है कि नहीं? किसी का 7 है तो 1 इजीली ले लेगा, किसी का 2 है तो वो तेजी में खो के क्या कर लेगा? अपना 8 चाहेगा कि मेरा 12वीं कक्षा में 8 होगा। हमेशा याद रखिएगा, हर एक तत्व का ये नेचर रहता है कि उसके बाहरी, उसका मतलब ये टेंडेंसी होता है, ये इच्छा होता है कि उसका 12वीं कक्षा में कितना हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर 7 है तो 1 ले लेगा, अगर 6 है तो 2 ले लेगा, अगर किसी के पास 10 है, 12वीं कक्षा में 10 है, तो क्या करेगा? 2 रिलीज कर देगा। 11 है तो 3 रिलीज कर देगा। वो हमेशा चाहेगा कि 8 होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि यही 8 पाने की रेस में धातु या धातु अपना क्या करता है? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ता है या पकड़ता है। इस हिसाब से हम लोग ये निकालते हैं कि वो कितना रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव है। ये कहना चाह रहा है इसमें। उत्कृष्ट गैसों एवं कुछ धातुओं एवं अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दीजिए। समीकरण 3 पद्धति में हम देख सकते हैं कि सोडियम परमाणु के 12वें कोष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि यह अपने m कोष में 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता, तब L कोष इसका 12वां कोष बन जाता है, जिसमें स्थायी अष्टक उपस्थित है। इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होने के कारण इसमें धन आवेश की अधिकता होती है तथा सोडियम धनायन Na+ प्रदर्शित करता है। ये देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या है? कमी है। इसमें क्या है? सोडियम में प्रोटॉन ज़्यादा है, क्योंकि इसमें चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। इतना कथासार का मतलब क्या हुआ, हम आपको बताते हैं। देखिए, सोडियम का जब निकालिएगा ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? M सेल में जाता है। ठीक है, M सेल में उसका 1 इलेक्ट्रॉन रहता है और L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो वो चाहता है कि मेरा 12वीं कक्षा जो M में 1 इलेक्ट्रॉन है, काहे 1 इलेक्ट्रॉन के लिए इतना बड़ा कक्षा रखेंगे, परेशान होंगे। तो क्या सोचता है कि छोड़ देते हैं। जैसे दूर दराज में अगर आपका छोटा सा एक जमीन हो जिसमें बहुत सारा जिम्मेदारी आपको ले, मानी कि आधा कट्ठा जमीन है, जान से बाहर उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप क्या सोचते हैं कि इतना दूर भी है, घर से परेशानी भी है, झगड़ा भी हो रहा है, तो क्या करते हैं? जमीन को झाड़ देते हैं, जमीन को बेच देते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं। ठीक उसी तरह M कक्षा में इसका 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और वो चाहता है कि M का जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, इसको हम किसी तरह त्याग देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो मेरा L कोष में जो है वो क्या हो जाएगा? 8 पूरा हो जाएगा। इसमें अष्टक उपस्थित है। L कोष में इसका 8 है, ये है, वो काय माथा लगाएगा, इसलिए क्या करता है? वो तेजी में सोचता है कि M सेल से जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, उसको छोड़ दे। तो वही तेजी में छोड़ने के कारण क्या हो जाता है? वो बहुत रिएक्टिव हो जाता है।
तो ये ध्यान में रखिएगा, वही यहाँ कह रहा है। और जब वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो अब उसके पास प्रोटॉन तो 11 ही बचा, क्या प्रोटॉन तो 11 ही बचा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना रह गया, 10 रह गया। इसीलिए उसमें कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव धनायन हो गया, धनायन याद रखिएगा, सोडियम धनायन हो गया। आगे देखिए क्या कह रहा है कि क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तथा अष्टक पूर्ण होने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। आपको क्या बोलते हैं, हमेशा कोशिश रहता है कि मेरा बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो क्लोरीन का 7 है तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन जल्दी से लेना चाहेगा। यदि सोडियम एवं क्लोरीन अभिक्रिया करे तो सोडियम द्वारा त्यागा गया 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। सोडियम को 1 त्यागने से अष्टक पूरा हो रहा है, क्लोरीन को 1 लेने से अष्टक पूरा होता है, तो इसलिए सोडियम क्लोरीन आपस में क्या करता है, तेजी में रिएक्शन कर लेता है, ताकि दोनों का एक ये त्याग दे, एक को रिसीव कर ले। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश प्राप्त करता है। देखिए क्लोरीन के पास जितना इलेक्ट्रॉन था उतना प्रोटॉन भी था, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर लिया, एक्स्ट्रा ले लिया था। प्रोटॉन तो उतना ही रह गया, इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया, तो उसमें कौन सा आवेश आ जाएगा, निगेटिव आवेश आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा जब प्रोटॉन की संख्या सेम ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे तो प्रोटॉन अब क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो पॉजिटिव आवेश हो जाएगा। इसी तरह उसको एनायन बोलेंगे, मतलब धनायन बोलेंगे। उसी तरह जब जो है इसमें अगर किसी धातु में जितना प्रोटॉन है जितना इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर वो अलग से कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो इस कारण उसमें निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं तथा KLM कोषों में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे क्लोराइड ऋणायन प्राप्त कर लेता है, क्या बोले आपको, ऋणायन प्राप्त कर लेता है। क्या कि इसमें इलेक्ट्रॉन 18 हो गया ना, नाभिक में प्रोटॉन 17 ही है, तो इलेक्ट्रॉन 1 बढ़ गया, तो इसमें कौन सा आवेश आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। आपका खर्च है 10 रुपया, आप कर्जा ले लीजिए, आपको इनकम है 10 रुपया, कर्जा ले लिए 12 रुपया, तो आप पे 2 क्या हो गया, निगेटिव चढ़ गया ना, ऋण आ गया आपके 2। तो उसी तरह इसमें प्रोटॉन इसके पास 17 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 18 हो जाता है, इसमें कौन सा आवेश आ गया, ऋणायन आ गया। इसलिए यह दोनों तत्वों के बीच निम्न प्रकार से आदान प्रदान का संबंध स्थापित हो सकता है। इस तरह से क्या करेगा, एक इसको दे देगा, एक उसको दे देगा, तो दोनों आपस में अष्टक पूरा करके कंपाउंड बना लेगा। देखिए उधर कुछ खास नहीं है, वो आप अपने से पढ़ के भी समझ सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। धातु और अधातु जब आपस में रिएक्शन करेगा और धातु अपना इलेक्ट्रॉन अधातु को दे देगा, इस तरह से जो भी आपका यौगिक बनेगा उस यौगिक को क्या बोलेंगे, आयनिक यौगिक बोलेंगे। इस तरह से जो भी कंपाउंड बनेगा जिसमें मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएगा, तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, नॉन मेटल को दे देगा पूरी तरह। तो मेटल में क्या सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो नॉन मेटल है वो उसका इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो उसमें निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह जो कंपाउंड बनेगा उसको क्या सा कंपाउंड बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड बोलेंगे, यौगिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, ये हम लोग कल शुरू करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने चाहने वालों को ख्याल रखिए। जय हिंद।